हेलो सुपर किड्स, पटल पर आप सबका हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ। आइए माँ सरस्वती को नमन करें। माँ सरस्वती हम सबकी बुद्धि को सशक्त करें। आइए उनका आशीर्वाद लें, आगे बढ़ें और पढ़ें। हरियाली, फूल, खुशबू किसे नहीं लुभाते। डॉक्टर बसु भी कोई संसार से अलग नहीं थे। वे भी सम्मोहित हो जाते थे प्रकृति के सौंदर्य से। सुपर किड्स, सच तो यह है कि हम सबको फूल बहुत आकर्षित करते हैं, पेड़ पौधे भी आकर्षित करते हैं। इनकी पुष्पावलियाँ मंत्रमुग्ध कर देती हैं। वृक्षों का आकार प्रकार ही ऐसा होता है कि 2-4 लगे हों तो एक छोटा सा बगीचा लगता है। जब इन पर फूल आते हैं तो आहा, क्या कहने। इसका अतुल्य सौंदर्य निहारते मन नहीं अघाता। मन होता है बस निहारते ही रहें इन्हें एकटक देखना भाता है। एक लालसा होती है कि बगीचे में किसी पेड़ के नीचे पूरा दिन बिताएं। लगता है इनके पत्ते मुस्कुराकर कुछ कहना चाह रहे हैं। सच कहूँ, बड़ी मुश्किल से रोक पाते होंगे बसु भी हमारी तरह स्वयं को। कतारबद्ध हरियाली से सराबोर और पुष्पों की श्रृंखलाएं, इनका आमंत्रण ठुकराना आसान नहीं। और मानो पेड़ हमसे बातें करने लगते हैं। नमन प्रकृति के इस अद्भुत रूप को। सुपर किड्स, गर्मी से उमस भरी सुबह की राम राम। आशा है आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। सुपर किड्स, पटल पर आने के लिए धन्यवाद। देर किस बात की, सुनिए यह रोचक ताना बाना जिसे गद्य के मन पसंद फ्रेम में फिट कर दिया है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु तथा शंकर सेन जी ने। आज मल्हार पाठ्य पुस्तक की गठरी खोलकर आपको सुनाऊंगी पेड़ की बात। मल्हार पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 पेड़ की बात पाठ 13, जिसके लेखक जगदीश चंद्र बसु जी हैं और अनुवादक शंकर सेन जी हैं। आइए पढ़ते हैं। सर्वप्रथम लेखक से परिचित हो जाते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान और विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व एक प्रजनन प्रणाली होती है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स के समान होते हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। पेड़ की बात का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन जी ने किया। राइटर थे जगदीश चंद्र बसु और बांग्ला से उसका हिंदी में अनुवाद किया शंकर सेन जी ने। यहाँ मैंने आपके लिए डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का चित्र लगा दिया है। बनना चाहते हो समर्थ तो करो शब्दार्थ। पेड़ की बात के शब्दार्थ या शब्द निधि कर लेते हैं। शिशु बच्चा, आहिस्ता धीरे, दरक खिसकना, खुलना, फटना, भेद कर, चीर कर, प्रवेश घुसना, औंधा उल्टा, भेद रहस्य, तरल बहने वाला यानी कि लिक्विड, द्रव्य पदार्थ, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप जो छोटी से छोटी वस्तु देख सकता है, अत्यंत, बहुत, परीक्षण, जांच, माटी मिट्टी, संचार, प्रवाह, आहार, भोजन, प्रश्वास, सांस छोड़ना, विषाक्त, जहरीली, विधाता, भगवान, संवर्धन, बढ़ोतरी, वृद्धि होना, सर्वाधिक, सबसे अधिक, वन, अरण्य जहाँ पेड़ पौधे तथा वन प्राणी रहते हैं, ऊर्जा शक्ति, खुराक
भोजन डाइट, व्यग्र उत्तेजित, सुरक्षा देखभाल, ममता स्नेह प्यार, न्यौछावर बलिदान, परिजन परिवार के लोग, प्रफुल्लित खिलना प्रसन्न होना, निमंत्रित बुलाया जाना, स्नेह सिक्त प्यार से भरपूर, घनिष्ठता मित्रता, चिरकाल लंबा समय, आगमन आना, संचय इकट्ठा करना, उपकार भला, पोषण पालन, ब्यार बहना हवा बहना, क्रीड़ा खेल, आघात चोट, अकस्मात अचानक। पाठ का सारांश जान लेते हैं। सभी पौधों को जीवित रहने के लिए प्रकाश आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है, नेसेसरी। पेड़ों की लकड़ी को जलाने से जो गर्मी या प्रकाश उत्पन्न होता है वह सूर्य की ही गर्मी व प्रकाश है। जिस प्रकार मानव जीवन का चक्र चलाने के लिए संतान की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार बीज ही पेड़ों की संतान है। हमारी दूषित वायु पारस पत्थर के समान स्पर्श करके पेड़ों द्वारा ऑक्सीजन में बदल दी जाती है। जैसे पारस पत्थर से लोहा सोने में बदल जाता है, इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन में बदल देते हैं और फिर हमें फल फूल प्राप्त होते हैं। वृक्षों के फूलों में शहद का संचय होता है, जिसका पान करने के लिए तितलियां व मधुमक्खियां पेड़ों से मित्रता कर लेती हैं। मधुमक्खियां तो परागकणों के स्थानांतरण ट्रांसपोर्टेशन प्रजनन क्रिया में सहायक बनती हैं। धीरे धीरे पेड़ों की शक्ति क्षीण हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाते हैं पेड़ और बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगते हैं। हवा के साथ पेड़ धरती की शरण में चले जाते हैं और अपनी संतान बीज के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। तो सुपर किड्स, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं बड़ा करते हैं, ऐसे ही पेड़ भी अपने आप को कुर्बान कर देते हैं बीजों के लिए। तो यहाँ मैंने आपके लिए पेड़ लगा दिया है, कैसे उसकी जड़ें जो हैं पानी और मिट्टी से द्रव्यों को अपनी तरफ खींच लेती हैं और सूर्य की रोशनी में वे कैसे भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, वातावरण में छोड़ देते हैं। जड़ का कार्य भूमि से पानी और मिट्टी से द्रव्यों को सोखना होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ मैंने फिर चित्र लगा दिया है, ध्यान से देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पे चित्र में सब कुछ आपके लिए क्लियर कर दिया है। अंगारक वायु दूषित वायु जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन जो वो पेड़ पौधे छोड़ते हैं और छोड़ते कब हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सूर्य की रोशनी में अपना भोजन जब बनाते हैं। तो यहाँ चित्र में सब कुछ दिखा दिया गया है। बात बात में बन जाए बात। पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ पाठ से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। जैसे पेड़ पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो, पौधे को कौन सा भेद पता लग गया? उत्तर, उसे उल्टा लटकाया गया है। वृक्ष का जो अंश माटी के भीतर रहता है जड़ कहलाता है, जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है तना कहलाता है। आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधे को जिस तरह भी रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी, तना ऊपर की ओर उठेगा। जब पौधे का सिर नीचे की तरफ लटक रहा था और जड़ ऊपर की ओर, पौधे को यह भेद मालूम हो गया और उसका तना ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि प्राकृतिक रूप से पौधे का तना सदैव ऊपर की ओर बढ़ता है, इसलिए मैंने यह विकल्प चुना है। पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं? हमारे जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं। उत्तर, पेड़ों पर जब फूल खिलते हैं तो वह तितलियों और मधुमक्खियों को प्रेम से अपनी तरफ बुलाते हैं और वह भी दल बल सहित फूलों से रसपान करने के लिए चले आते हैं। फूलों से शहद का संचय या पान करते हैं और परागकण भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, यानी कि खुद पौधे से वो मीठा मीठा रस पी लेते हैं और पॉलिनेशन कर देते हैं, उनके पैरों के साथ परागकण लगकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं।
वृक्ष ही हैं जो अंगारक यानी कि दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समाहित करते हैं और प्राणवायु उत्सर्जित यानी कि निकालते हैं, जिससे समस्त संसार में जलवायु शुद्ध रहती है। इसलिए मैंने यह उत्तर चुना। पंक्तियों पर चर्चा। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। उत्तर। इन पंक्तियों का आशय यह है कि पेड़ पौधों का जीवन प्रकाश के बिना असंभव है, क्योंकि बिना भोजन खाए कोई भी जीवित नहीं रह सकता और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हमारी प्राणवायु है। पौधे के हर रोए में प्रकाश विद्यमान है। ईंधन यानी कि पेड़ों की लकड़ी जलाने पर जो प्रकाश व गर्मी निकलती है वह वास्तव में सूर्य का प्रकाश तथा ऊर्जा है, एनर्जी। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पौधों के हर कण में सूर्य की किरणें विद्यमान हैं। पंक्तियों पर चर्चा। इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। लेखन पुस्तिका में लिखिए। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। उत्तर। मधुमक्खी एवं तितलियों की फूलों तथा पौधों से मित्रता से कौन अनभिज्ञ है, यानी कि सबको इसके बारे में पता है। यानी मधुमक्खियां फूलों से परागकण लेकर दूसरे फूल पर ले जाती हैं। इस प्रकार वे पॉलिनेशन प्रजनन प्रक्रिया में सहायता तो करती हैं, साथ साथ शहद भी चखती हैं। रंग बिरंगी तितलियां भी मधुपान के लिए फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। संख्या में अनगिनत मधुमक्खियां व तितलियां फूलों की शोभा बढ़ाती हैं। मिलकर करें मिलान। अर्थ संदर्भ। बीज का ढक्कन दरक गया। मिलान। बीज के दोनों दलों में दरार आ गई या फट गए, उसे अंगारक वायु कहते हैं। मिलान। सांस छोड़ने पर निकलने वाली वायु कार्बन डाइऑक्साइड। पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं। मिलान। सूर्य के प्रकाश से पत्ते विषाक्त वायु के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। मिलान। जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश आधार शक्ति या महत्वपूर्ण है। 5। जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। मिलान। अपनी संपन्नता और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से प्रसन्न संतुष्ट। इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। मिलान। मटमैली माटी और विषाक्त वायु से सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पुस्तक का पन्ना भी लगा दिया है और साइड पर उसके उत्तर भी दे दिए हैं ताकि परेशानी ना हो। सोच विचार के लिए। बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है। उत्तर। बीज के अंकुरित होने में सहयोग मिलता है। नंबर 1, मिट्टी में उपस्थित जल तथा द्रव्य पदार्थों का, वाटर एंड मिनरल्स। सूर्य के प्रकाश का, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई अंगारक वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का, जड़ों द्वारा माटी से रसपान का। प्रश्न। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। उत्तर। हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है। हमारे प्रश्वास यानी कि सांस द्वारा छोड़ी गई अंगारक वायु यानी दूषित वायु के प्रयोग से। लेख की रचना। जैसे लेखक ने पेड़ की बात कही है वैसे ही अपने आसपास की चीजें देखिए और किसी एक चीज पर लेख लिखिए। जैसे गेहूं की बात, यहाँ पर पहले वर्षा की बात लिखी गई है। प्रकृति अत्यंत परोपकारी है, हम सब पर उपकार करके हमारा जीवन सुचारू रूप से चलाती है। मौसम बदलते हैं, ऋतुओं का चक्र चलता रहता है। सूरज की गर्मी से धरती का जल वाष्पन द्वारा आसमान में जाकर बादल बना लेता है। बादलों में यह पानी
बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है और फिर वर्षा के रूप में बूंदें धरती पर गिरने लगती हैं। यही पानी फिर वाष्पन प्रक्रिया द्वारा ऊपर जाकर बादल बना लेता है, यानी कि इनका सर्कल चलता रहता है। वर्षा चक्र को शिक्षक की सहायता से समझें। यहाँ मैंने आपके लिए वर्षा चक्र का चित्र लगा दिया है कि कैसे इवेपोरेशन, सारा भाप बनकर पानी उड़ता है, कंडेंसेशन ऊपर जाकर यह ठंडा हो जाता है, प्रेसिपिटेशन फिर धीरे धीरे बूंदों के रूप में नीचे आता है, कलेक्शन फिर ये जमा हो जाता है। एक और चित्र लगा दिया है, इसकी सहायता से आप आसानी से वर्षा चक्र को समझ सकते हैं कि कैसे पानी वाष्प बनता है, ठंडा होता है, प्रेसिपिटेशन उसकी होती है और फिर नीचे गिरता है और फिर जमा हो जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है। गेहूं की बात। प्रकृति परोपकारी है, हम सब पर उपकार करके हमारा जीवन अन्न देकर सुचारू रूप से चलाती है। मौसम बदलते हैं, सूरज की गर्मी से धरती में डाला गया गेहूं का बीज दरकता है, फिर नन्हा सा अंकुर बाहर आता है। गेहूं में वृद्धि के पहले चरण को अंकुरण चरण कहा जाता है। सच्ची पत्तियां मिट्टी से निकलती हैं। अंकुरण चरण के दौरान दूसरी पत्तियां अभी उभर रही होती हैं और खुलना शुरू होती हैं। धीरे धीरे पत्तियां निकलती हैं, तना बढ़ता है, धीरे धीरे उस पर गेहूं की बालियां या बल्लियां निकल आती हैं। इसके लिए आप चित्र को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। यहाँ गेहूं का पौधा है, उसका दाना है, नीचे जड़, फिर पत्तियां, तना, गेहूं की बाली या बल्ली। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। वृक्ष समाप्त होने के बाद क्या होता है? उत्तर, वृक्ष समाप्त होने के बाद भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पेड़ों की लकड़ी, ईंधन, फर्नीचर बनाने के काम आती है। धरती पर गिरे बीज मिट्टी से द्रव्य पदार्थ लेकर पुनः पौधे के रूप में उगने लगते हैं और फिर एक नया पेड़ बन जाता है। यही चक्र चलता रहता है। इसका चित्र मैंने लगा दिया है, कैसे बीज धरती में गया, फटा, अंकुर निकला, छोटा सा पौधा, फिर छोटा से पेड़, फिर वयस्क पेड़, फिर ठूंठ यानी कि बिल्कुल क्षीण होकर पेड़ गिर गया। तो ये सर्कल चलता रहता है। ख पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई? उत्तर, पेड़ पौधों के प्रति लेखक की रुचि जागृत होने का सबसे बड़ा कारण है वातावरण से जुड़ना। पेड़ों की हरियाली, ताज़ी हवा, उपवन में खिले रंग बिरंगे फूलों को देखकर प्रसन्न होना। धीरे धीरे लेखक के मन में आया होगा कि इन पेड़ों का आमंत्रण ठुकराना आसान नहीं। प्रवाह चार्ट मैंने लगा दिया है। बीज से बीज की यात्रा का आरेख पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आप इसको देखकर सारा समझ सकते हैं, कैसे बीज, फिर छोटा सा उसका दरकना, फिर छोटी पत्तियाँ, फिर बाहर निकलना और नन्हा सा अंकुर बाहर आ गया। यहाँ पर एक और चित्र है, पेड़ का जीवन चक्र। यहाँ भी आप इसे देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, बीज, उसके बाद अंकुर, फिर पौधा, फिर पत्ता, फिर कली, फिर फूल, फिर फल और अंत में फिर बीज। ये पूरा साइकिल पूरा हो गया, चक्र पूरा हो गया। यहाँ पर आप सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी का चक्र देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चित्र को देखिए। अब आप पेड़, सर्दी, सूर्य जैसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द बॉक्स बनाकर लिखिए। पेड़ की विशेषता बताने वाले शब्द। पेड़, ऊंचा, हरा, फलदायक, फूलदायक, पुराना, बड़ा, परोपकारी, आश्रयदाता, घना, सुखदाता, छोटा। ये सारे पेड़ की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, यानी कि विशेषण। सर्दी की विशेषता बताने वाले शब्द कंपकपाती, कड़क, कम या हल्की, दांत किटकिटाने वाली, बर्फीली, ठिठुरती, अधिक। सूर्य की विशेषता बताने वाले शब्द प्रकाशमान, ऊंचा, चमकदार, परोपकारी, तेज सूर्य, धुंधला, आग्नेय, दूरगामी या दूरस्थ सूर्य। अंकुरण,
मिट्टी के किसी एक पात्र में मिट्टी भरकर उसमें राजमा या चने के 4-5 बीज बो दीजिए। हल्का सा पानी छिड़किए। 3-4 दिन बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। अब इसमें आए परिवर्तन लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ मैंने आपके लिए चित्र लगा दिया है जिसमें राजमा का अंकुरन हो रहा है। इसे समझ लीजिए, अच्छी तरह से जान लीजिए, फिर आप अपनी लेखन पुस्तिका में लिख सकते हैं और यहाँ से आप इसको नाप भी सकते हैं और घर पर बोकर भी पौधे की लंबाई नाप सकते हैं। यहाँ एक और चित्र लगा दिया है, इसे भी आप ध्यानपूर्वक देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर 4 चित्र लगा दिए हैं, कैसे एक बीज दरक रहा है और कैसे उसमें से नन्हे अंकुर आ रहे हैं और अंकुर बड़े हो रहे हैं। यहाँ पर एक बड़े पेड़ को देख सकते हैं, जड़, तना, शाखाएं, टहनियाँ, पत्तियाँ, यानी कि सारे वृक्ष के भाग। मेरे प्रिय, नीचे दी गई तालिका में अपनी पसंद के 3-3 नाम लिखिए, यानी कि पर्यायवाची शब्द। फूल, पुष्प, कुसुम, प्रसून, सुमन, गुलशन, मंजरी, पुहुप, गुल। आप अपनी पसंद के और भी इसमें लगा सकते हैं। पक्षी, पंछी, चिड़िया, विहग, पतंग, परिंदा, खग, गगनचर, पखेरु, विहग, नभचर। वृक्ष, तरु, पेड़, पादप, विटप, गाछ, दरख्त, शाखी, विटप, द्रुम। पुस्तक, किताब, पोथी, ग्रंथ, विद्यासागर, बही, खाता, पुस्तिका। खेल, मजाक, ठट्ठा, क्रिया, मनोरंजन। यहाँ पर मैंने आपके लिए पुस्तक का पृष्ठ लगा दिया है और उसे सॉल्व भी कर दिया है। शब्द सीढ़ी के उत्तर: रात, तमाम, ममता, ताप, पल्लव, वसंत, तना, नाम, मजबूत, तरल, लटक, कथा। यहाँ मैंने शब्द सीढ़ी लगा दी है पुस्तक के पृष्ठ और उसमें आपकी ये रिडल सॉल्व कर दी है, पहेली को सुलझा दिया है। आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। खोजबीन के लिए जगदीश चंद्र बसु एक विलक्षण और संवेदनशील वैज्ञानिक। अब जगदीश चंद्र बसु के ऊपर अनुच्छेद अपनी मनपसंद से आप लिख सकते हैं, पर मैंने आपके लिए यहाँ पे उत्तर दे दिया है। पौधों में जीवन है। जगदीश चंद्र बोस एक विलक्षण और संवेदनशील वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया कि पौधे लगातार बढ़ते और बदलते रहते हैं, लेकिन पौधों के भीतर की हलचल का पता लगाना चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि पौधों की हरकतें बहुत छोटी और धीमी गति से होती हैं। 1900 के दशक में जगदीश चंद्र बोस को एक भारतीय वैज्ञानिक ने कैस्कोग्राफ उपकरण का आविष्कार किया जो पौधों के भीतर बहुत ही सूक्ष्म हरकतों का पता लगा सकता था। बोस ने कैस्कोग्राफ का उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि पौधों में जीवन होता है और वे मनुष्यों और अन्य जानवरों की तरह ही उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं, यानी कि रिएक्शंस। अगर गर्मी लगती है, उनके पास आग है तो रिएक्ट करते हैं। यह बोस द्वारा अपने जीवन काल में की गई कई खोजों और आविष्कारों में से सिर्फ एक था। 1901 में लंदन के रॉयल सोसाइटी में एक सार्वजनिक प्रदर्शन में बोस ने अपने नए कैस्कोग्राफ का उपयोग करके दिखाया कि जब पौधे का कोई हिस्सा जहर के घोल के संपर्क में आता है तो वह उससे दूर जाने के लिए हिलता है। यह पादप जीव विज्ञान के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि जगदीश चंद्र बोस के काम के आधार पर पौधों में जानवरों और मनुष्यों की तरह ही जीवन होता है और वे उसी तरह से उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। बोस ने अपने कैस्कोग्राफ से पौधों की प्रतिक्रियाओं पर शोध करना जारी रखा और वे दिखाने में सक्षम थे कि पौधे न केवल जहर के प्रति बल्कि अन्य उत्तेजनाओं जैसे प्रकाश और उर्वरक के उपयोग में भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर: बीज से अंकुर कब निकलता है? उत्तर: बहुत दिनों तक बीज मिट्टी के नीचे दबा रहता है, तत्पश्चात सर्दियों के बाद बसंत आता है, वर्षा की शुरुआत में 1-2 दिन पानी बरसता है तो बीज से अंकुर निकलता है। प्रश्न 2, गमले के पौधे को खिड़की के पास क्यों रखा जाता है?
उत्तर, गमले के पौधे को खिड़की के पास इसलिए रखा जाता है ताकि वह सूर्य की रोशनी पा सके और फलता फूलता रहे। प्रश्न 3, पौधे हमें कौन सी वायु प्रदान करते हैं? उत्तर, पौधे हमें जीवित रहने के लिए प्राणवायु प्रदान करते हैं। सूखा पेड़ क्यों गिर जाता है? उत्तर, सूखा पेड़ हवा का आघात सहन ना करने के कारण गिर जाता है। प्रश्न, जड़ और तने से आप क्या समझते हो? उत्तर, अंकुरन के बाद पौधे का जो भाग जमीन के अंदर रहता है वह जड़ तथा जो भाग भूमि के ऊपर बढ़ता है वह तना कहलाता है। जड़ का कार्य भूमि से पानी तथा मिट्टी से द्रव्यों को लेकर पौधे को पहुंचाना है, यानी कि वाटर एंड मिनरल्स। तने पर पत्ते, फूल, फल लगते हैं। प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर, सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए अति आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश की मदद से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वे वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बदले में वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ों के लिए फूलों की क्या भूमिका है? उत्तर, पेड़ों पर मुस्कुराते फूल अत्यंत सुंदर व आकर्षक होते हैं। फूलों की बहार आने पर वे अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। रंग बिरंगे फूलों पर मधुमक्खियां और तितलियां आकर्षित होती हैं। वे अपने दल बल के साथ फूलों पर मंडराती हैं। परागकणों के स्थानांतरण में मधुमक्खियां सहयोग देती हैं, यानी कि पॉलिनेशन करती हैं। प्रश्न, वृक्ष बीजों का पोषण किस प्रकार करते हैं? उत्तर, फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अपनी जिंदगी के लिए मोह माया का लाभ वृक्षों को नहीं है। वृक्ष अपना तिल तिल अपनी संतान की खातिर लुटा देता है। एक दिन सूखकर पेड़ अपना जीवन समाप्त कर लेता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। बीज से बीज तक की यात्रा अपने शब्दों में लिखिए। नन्हे नन्हे बीज जब धरती में बोए जाते हैं तो काफ़ी समय तक मिट्टी के नीचे अंधेरे में दबे रहते हैं। वर्षा होने पर जब मिट्टी गीली हो जाती है तो बीज के अंकुरन का समय आता है। बीज धरती को चीरकर अपना अंकुर बाहर निकालता है। कुछ ही दिनों में एक नन्हा सा हरा सा पौधा अपना सुंदर रूप दिखाता है। ऐसा नहीं कि पूरा बीज अंकुरित होकर बाहर आ जाता है। इसका कुछ हिस्सा जमीन में रहकर पौधे को मजबूती प्रदान करता है। यही भाग जड़ है। पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जड़ पौधे को मिट्टी से पानी व द्रव्य प्रदान करती रहती है। सूरज की रोशनी में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। वे मनुष्य द्वारा छोड़ी गई विषाक्त वायु ग्रहण कर लेते हैं। जिन पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वे जल्दी ही सड़कर सूख जाते हैं। धीरे धीरे पौधों पर कलियां आती हैं। बड़ी होकर वे फूलों में परिवर्तित हो जाती हैं। फूलों में परागकण होते हैं। मधुमक्खियां परागकणों को दूसरे फूलों में ले जाकर प्रजनन में सहायता करती हैं। फिर फल बनता है। इसी फल के अंदर बीज होते हैं। यही बीज धरती में जाकर पुनः अंकुरित होते हैं। यही है बीज से बीज तक की कहानी। सही तथा गलत का चिन्ह लगाइए। पेड़ पौधों को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। गलत। विषाक्त वायु ही अंगारक वायु है। सही। पौधे का धरती के अंदर का भाग तना कहलाता है। गलत। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। सही। मधुमक्खियां परागकण स्थानांतरण करती हैं। सही। पौधे सांस लेते हैं। सही। पौधों को झटका नहीं लगता। गलत। पौधों से बिजली पैदा होती है। गलत। पौधे अपने अंदर हमेशा ऊर्जा भरे रहते हैं। सही। जगदीश चंद्र बसु ने अपने यंत्रों से लंगड़े पौधों को चलना सिखाया। गलत। शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। बाईं ओर अशुद्ध शब्द हैं और दाईं ओर उनको मैंने शुद्ध करके लिख दिया है। पल्लवित, विषाक्त, न्योछावर, वसंत, सूक्ष्म, परीक्षण। बहुविकल्पी। अंकुरन किसका होता है? उत्तर, बीज का। गमले को औंधा लटकाने पर पौधा बढ़ेगा ऊपर। अंगारक वायु है कार्बन डाइऑक्साइड। बीज होता है फूल में। पुराना पेड़ हो जाता है कमजोर या क्षीण। मधुमक्खी का आगमन करता है उपकार, यानी कि पॉलिनेशन होती है। पेड़ पल्लवित कैसे होता है?
सूर्य किरण का स्पर्श पाकर। जीवन का मूल मंत्र है प्रकाश। ईंधन जलने पर प्रकाश व ताप कहाँ से आता है? उसमें सूर्य की ऊर्जा है। प्रकाश हथियाने का जाल कौन है? पेड़ पौधे व हरियाली। जितनी भी सोलर एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब करते हैं। फूलों में उपस्थित शहद का पान कौन करता है? तितली मधुमक्खी दोनों करते हैं, इसलिए क और ख दोनों सही हैं। मधुमक्खियां परागकण में क्या मदद करती हैं? एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती हैं, पॉलिनेशन। बीज कहाँ पलता है? उत्तर फूल में। हरा भरा पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है क्योंकि उत्तर संतान के लिए स्वयं को बलिदान कर देता है। विलोम शब्द लिखिए। जीवित मृत, जीवन मरण, खुश उदास, निर्जीव सजीव। अंकुर का वह भाग जो मिट्टी के भीतर प्रवेश करता है क्या कहलाता है? उत्तर अंकुर का वह भाग जो माटी के भीतर प्रवेश करता है जड़ कहलाता है। पौधे का तना किस तरफ जाता है? उत्तर पौधे का भाग जो ऊपर की तरफ बढ़ता है वह तना कहलाता है। वह पौधे का तना सदैव ऊपर की ओर बढ़ता है। पौधे का कौन सा भेद मालूम हो गया था? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटक रहा है और जड़ ऊपर की ओर है। 2-1 दिन बाद कि जैसे पौधे को सब भेद मालूम हो गया हो, पौधे का तना ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है? उत्तर सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप यंत्र अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों को स्पष्ट रूप से देखने के काम आता है। इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन सब नलों के द्वारा ही माटी से पेड़ के शरीर में रस का यानी कि द्रव्य मिले पानी का संचार होता है। अंगारक वायु किसे कहते हैं? जब हम श्वास प्रश्वास इनहेल और एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तब एक प्रकार की विषाक्त वायु CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, उसे ही अंगारक वायु कहते हैं। यह दूषित वायु होती है। वृक्ष अपना आहार किस प्रकार ग्रहण करते हैं? वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। ये मुंह केवल आहार लेने के समय ही खुलते हैं, अन्यथा बंद रहते हैं। आइए अपने पंख पसार करें ज्ञान का विस्तार। प्रश्न, धरती को सजाने के कारण पेड़ों को धरती का क्या माना जाता है? पेड़ों को धरती का आभूषण माना जाता है। क्या प्राणवायु के बिना धरती पर जीवन संभव है? नहीं, संभव नहीं है। प्रश्न, पेड़ किनके बीच का नजदीकी नाता है? उत्तर पेड़ जाड़ा गर्मी बरसातों के बीच का नजदीकी नाता है, यानी कि गर्मी सर्दी बरसात के साथ इसका रिश्ता है। उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। पेड़ों द्वारा दी गई किस चीज से धरती का जीवन चल रहा है? उत्तर प्राणवायु से। धरती का सब कुछ कब लुट जाएगा? जब धरती पर पेड़ नहीं होंगे तब धरती का सब कुछ लुट जाएगा। पेड़ों के बलबूते पर ऋतुएं क्या करती हैं? इठलाती बल खाती हैं। प्राणवायु कौन देता है? यदि यह ना मिले तो क्या होगा? उत्तर पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं। यदि हमें प्राणवायु ना मिले तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। पेड़ जीवन दाता क्यों हैं? पेड़ जीवन दाता हैं क्योंकि हमें प्राणवायु देते हैं। पेड़ों के कारण ही ऋतुएं बदलती हैं। इन्हीं के कारण वर्षा होती है और धरती पर हरियाली रहती है। रिक्त स्थान भरो। बसु ने खोज की कि पेड़ पौधे में भी जान होती है। मानव की तरह पौधों को भी झटका या आघात लगता है। पेड़ पौधे अपने अंदर ऊर्जा इकट्ठी करते हैं जिससे वे अपना काम करते हैं। जगदीश चंद्र बसु से सभी वैज्ञानिकों ने माफी मांगी। संक्षिप्त उत्तर लिखिए। राइटिंग स्किल्स। जगदीश चंद्र बसु की रुचि किसमें थी? उत्तर जगदीश चंद्र बसु की रुचि पेड़ पौधों में थी। सर जगदीश चंद्र बसु ने हमें पेड़ पौधे के बारे में क्या बताया? कि पौधे भी हमारी तरह जीवित प्राणी हैं। वे चल फिर नहीं सकते पर सांस लेते हैं। दूसरे वैज्ञानिकों ने बसु का मजाक क्यों उड़ाया? जब उन्होंने बताया कि पेड़ पौधे में हमेशा ऊर्जा भरी रहती है जिसकी सहायता से वे अपने सभी काम करते हैं, तब वैज्ञानिकों ने उनका मजाक उड़ाया। पेड़ को दुनिया से क्या शिकायत है?
उत्तर, पेड़ों को दुनिया से शिकायत है कि दुनिया उन्हें खत्म कर रही है। पेड़ अपना सब कुछ दुनिया पर लुटा देते हैं। वे हवा, पानी, फल, फूल और जीवन देते हैं, फिर भी दुनिया उन्हें क्यों काट रही है? पेड़ों को आज के बच्चों से क्या आशाएं हैं? पेड़ बच्चों पर क्या भरोसा जता रहे हैं? सुपर किड्स, पेड़ों को आपसे बहुत सी आशाएं हैं कि अब ये बच्चे ही उनकी बात समझ सकते हैं, उनका दुख समझेंगे और बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। ऐसा करने से पेड़ों का भविष्य उज्जवल होगा और हमें प्राण वायु और जीवन मिलेगा। पर्यावरण के लिए पेड़ों के लाभ: ऑक्सीजन पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वन्य जीवन के लिए आवास प्रदान करते हैं, यानी कि बहुत सारे पशु पक्षियों का घर है। मनुष्य को होने वाले लाभ: पेड़ तनाव को कम कर खुशहाली को बढ़ावा देते हैं, हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, हमें भोजन और दवा प्रदान करते हैं, अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं। ज्ञान की पोटली: देखिए, बीज का दरकना, चित्र को ध्यान से देख लीजिए। अंकुरन, कैसे बीज धरती में डाला और उसका अंकुरन हुआ, उसका प्रस्फुटन हुआ और पौधा बाहर आया। यहाँ वृक्ष का जीवन चक्र देख लीजिए। बीज, उसके बाद वो कैसे दरका, छोटा सा नन्हा सा अंकुर ऊपर आया, फिर पौधा बन गया। फोटोसिंथेसिस, कैसे सूर्य की ऊर्जा लेकर पौधा अपने लिए भोजन तैयार करता है। यहाँ पर फिर पौधे की बढ़ोतरी आप इस चित्र में देख सकते हैं। उच्च तार्किक क्षमता वाले ओपन एंडेड क्वेश्चंस या ऊपर डोर क्वेश्चंस: पेड़ जीवन के लिए जरूरी क्यों हैं? मूल्यपरक व्यवहारिक प्रश्न: क्या वृक्षों के बिना इस धरती पर मानव जीवन संभव है? यदि नहीं तो कारण बताइए। सुपर किड्स, नहीं, वृक्षों से ही इस धरती पर मानव का अस्तित्व संभव है। वृक्ष यदि नहीं होंगे तो हमें जीवित रहने के लिए प्राणवायु नहीं मिलेगी और हमारी श्वास प्रश्वास की क्रिया रुक जाएगी। इस धरती पर वृक्षों के ना होने से प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी। जितने वृक्ष अधिक होंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी पौधों का बहुत बड़ा हाथ है। हम सभी जानते हैं कि वर्षा का होना अत्यावश्यक है। यदि वर्षा न हो तो धरती सूखी और बंजर बन जाएगी। वृक्षों के होने से वर्षा का होना संभव है। हमारे दैनिक प्रयोग की अनेक वस्तुएं हमें पेड़ ही प्रदान करते हैं, जैसे फल, फूल, सब्जियां, दवाइयाँ, रुई, लकड़ी इत्यादि। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृक्षों के बिना मानव जीवन का अस्तित्व असंभव है। पेड़ों के महत्व क्या हैं? सुपर किड्स, पेड़ हमें ऑक्सीजन, स्वच्छ हवा, भोजन, दवा और वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। पेड़ जलवायु को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जैव विविधता की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। यह आवश्यक है कि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए पेड़ों और जंगलों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए काम करें। जिसने अपने मन को साध लिया उसे किसी और को साधने की ज़रूरत नहीं। जिसने अपने आप को जान लिया उसे किसी को जानने की इच्छा नहीं रहती। जिसने अपने मन को जीत लिया उसे किसी और को जीतने की ज़रूरत नहीं। प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe. Do share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for giving your time and watching the video.